हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स जीके वर्ल्ड में। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास और हमारा टॉपिक होगा तुगलक वंश। इससे पहले हम पढ़ चुके थे गुलाम वंश और खिलजी वंश। यह सीरीज आगामी 69th बीपीएससी प्री दारोगा और अन्य एग्जाम के लिए चलाया जा रहा है। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तुगलक वंश। अलाउद्दीन के सेनापतियों ने गैसुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। उसकी माता हिंदू जाट महिला थी तथा पिता एक करैना तुर्क थे जो बलबन का दास था। गैसुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था तथा उसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया। उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसलिए वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा 8 सितंबर 1320 ईस्वी को सुल्तान बना। इसका एक नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक था। इसी कारण इतिहास में उनके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। गैसुद्दीन तुगलक के समय में लगान किसानों से पहले की तरह पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग वसूल किया जाने लगा। आवश्यकता अनुसार अकाल की स्थिति में भूमि कर को माफ किया गया। राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारियों को हिस्सा न देकर कर मुक्त जागीरें दी गई। गैसुद्दीन तुगलक के समय नस्ल एवं बटाई की प्रथा प्रचलन में थी। अलाउद्दीन के समय में कठोर दंड व्यवस्था समाप्त कर दी गई, परंतु कर न देने वालों, सरकारी धन की बेईमानी करने वालों और चोरों को कठोर दंड दिए गए। बर्नी के अनुसार तुगलक शाह के न्याय से भेड़िए को भी इस बात का साहस नहीं होता था कि वह किसी भेड़ की ओर देखें। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक, जो 1325 से 1351 तक शासन किया, सर्वाधिक बुद्धिमान और शिक्षित शासक था। वह खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में निपुण था। यानी मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान उस समय था और एवं शिक्षित भी था। वह खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में निपुण था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान अमीर ए कोही की स्थापना की। कृषि की उन्नति के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किसका स्थापना किया? दीवान अमीर ए कोही की स्थापना। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। मोहम्मद तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना, यानी देवगिरी। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान को दिल्ली के नागरिक असम्मानपूर्ण पत्र लिखे, इसलिए उन्हें दंड देने के लिए उसने देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। डॉक्टर के निजामी के अनुसार सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा। मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद, देवगिरी को कुतुब उल इस्लाम भी कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, यानी सुल्तान ईश्वर की छाया है, ईश्वर सुल्तान का समर्थक है आदि वाक्य अंकित करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दिनार की संज्ञा दिया गया। यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्वर्ण सिक्का जारी किया गया था उसे इब्न बतूता के द्वारा दिनार की संज्ञा दी गई थी।
बर्नी मोहम्मद तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष उल्लेख करता है। पहला, द्वाब में कर की वृद्धि, देवगिरी की राजधानी बनाना, यानी देवगिरी को राजधानी बनाया, सांकेतिक मुद्रा जारी करना और खुरासान पर आक्रमण करना, कराचील की ओर अभियान। ये सभी किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का। इबन बतूता मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। इबन बतूता कहाँ का था? मोरक्को का, यानी मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था वो। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इबन बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बाद में 1342 में सुल्तान का राजदूत बनकर चीन भेजा गया। इबन बतूता ने किताबुल रहेला नामक पुस्तक में अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इबन बतूता की यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों, मुख्यतः होली में भाग लेता था। उसने गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया था, जिसके कारण बर्नी ने उनकी कटु आलोचना की और ऐसे व्यक्तियों को छिछोरा, माली, जुलाहा, नाई, रसोइया आदि कहा। 20 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बदायूनी ने लिखा, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। फिरोज शाह तुगलक संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता रहा। उसने एक विभाग दीवान ए खैरात की स्थापित किया, जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों, विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की और उसमें कुशल हकीम रखे। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गए थे। उसके समय में टोटल कितना पहुंच गया था? 1,80,000। उसकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान ए बंदगान का गठन किया गया। दास की देखभाल के लिए किस विभाग का स्थापना किया गया? दीवान ए बंदगान का। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण करवाया। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद प्रमुख है। फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने 40 मस्जिदें, 30 विद्यालय, 20 महल, 100 सराय, 200 नगर, 100 अस्पताल, 5 मकबरे और 100 सार्वजनिक स्नानागृह और 10 स्तंभ और 10 पुलों का निर्माण करवाया था। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसके इकदला का नया नाम आजादपुर तथा पंडुआ का नया नाम फिरोजाबाद रखा। उसके राज्य का मुख्य वस्तुकार मलिक गाजी सहना था। प्रत्येक भवन की योजना को उसके व्यय अनुमान के साथ दीवान बिजारत के सम्मुख रखा जाता था, तभी उस पर धन स्वीकार किया जाता था। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। प्रथम नहर
150 मील लंबी थी, जो यमुना नदी का पानी हिसार तक ले जाती थी। दूसरी 96 मील लंबी थी, जो सतलज से घाघरा तक जाती थी। तीसरी सिरमौर की पहाड़ियों से निकलकर हांसी तक जाती थी। चौथी घाघरा से फिरोजाबाद तक थी। पांचवी यमुना नदी से फिरोजाबाद तक थी। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए 150 कुएं खुदवाए। फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने सिंचाई की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर 50 बांधों और 30 झीलों अथवा जल को संग्रह करने के लिए तालाबों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। फिरोज शाह तुगलक ही सिंचाई कर लगाया, जो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, उनकी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। उल्लेख है कि उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अधिक अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बागान लगाए। उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने की भी उपाय किए थे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाया गया। टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया गया। मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बाड़ा हिंदू राव अस्पताल के निकट एक टीले कसके शिकार या आखेट स्थान के पास पुनः स्थापित कराया गया। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। उसने हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों के में एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके, उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। नासिर उद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पंजाब का सूबेदार खिज्र खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के प्रयत्न करने लगा। फिरोज के एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नासिर उद्दीन को चुनौती दी। फलस्वरूप तुगलक वंश 2 भागों में विभाजित हो गया और 2 शासकों ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे से राज्य पर शासन किया। नासिरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह फिरोजाबाद में। नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। कब किया था? 1398 में तैमूर भारत पर आक्रमण। यह कथन इसी शासक के लिए प्रचलित था। शाहजहां की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। ये किसके लिए कहा गया था? नासिरुद्दीन महमूद के लिए। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया। 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। अब एमसीक्यू देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? ये गाजी मलिक, ऑप्शन नंबर ए। मलिक काफूर ए अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। इसने दक्षिण भारत का अभियान किया था। जफर खां भी अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। यह मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गैसुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में
कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था। उसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया। 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया, उन्हें भारत के बाहर खदेड़ा, इसलिए वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा 8 सितंबर 1320 को वह सुल्तान बना। इसका नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इस कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को तुगलक पुकारा जाने लगा। उस वंश का नाम यानी तुगलक वंश से वह वंश प्रसिद्ध हो गया। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? वो किसका था? तुगलक वंश का। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। इसने ही सबसे पहले सल्तनत काल में नहर का खुदाई किया था। तुगलक काल की अपना गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों की स्थिति सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। उसने मुकद्दम खोतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। गयासुद्दीन ने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से आरंभ कर दिया। ऋणों की वसूली को बंद करवा दिया। भू राजस्व की दर 1/3 कर दिया। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। सिंचाई हेतु नहर निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? ये था तुगलक वंश। ये लगभग 92 साल तक भारत में शासन किया था। गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। लोदी वंश के शासकों ने 1451 से 1526 तक शासन किया। तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार तुगलक वंश का शासनकाल सबसे दीर्घकालीन था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर सी। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। वह खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में निपुण था। अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्यक्रम के अधीन लाना था। 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार किए गए। फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए कोही किससे संबंधित है? ते है किससे? मोहम्मद बिन तुगलक से। ऑप्शन नंबर ए। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? ये ले गया था दौलताबाद। मोहम्मद तुगलक के प्रयोगों में सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए गए। बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरण का आदेश दिया था, यानी कौन दिया था? ये दिया था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसे MBT भी
शॉर्ट में बोला जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन क्या था? ये क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए, उन सभी का उचित मूल्य निश्चित किया, परंतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उनकी एक विशेषता रही। बर्नी के कथनानुसार खजाने में चांदी की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में परिणत करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। ईरान के कैरावत खां के समय में सांकेतिक मुद्रा चलाई गई, यद्यपि वहां यह प्रयोग असफल हुआ, परंतु चीन में कुबलई खां के समय में सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। संभवतः नवीन अन्वेषणों का प्रयोग करने वाले मोहम्मद तुगलक ने उन देशों से प्रेरणा प्राप्त की। आधुनिक इतिहासकारों का यह भी कहना है कि उसके समय संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी और भारत में तो बहुत ही कमी, इस कारण उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा चलाया? किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक का शासनकाल क्रांतिकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें उनकी प्रमुख योजना मुद्रा व्यवस्था से संबंधित था। सुल्तान ने तांबे तथा इससे मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किए। इसका मूल्य तत्कालीन जारी चांदी के सिक्के के बराबर था, जिसे सांकेतिक मुद्रा कहा गया। ऐसा प्रयोग करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक भारत का प्रथम सुल्तान था। यह योजना बाजार में अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण असफल रही और यह इसका योजना क्या रहा? असफल हो गया। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान ने के लिए कहा? किसके लिए कहा था? एक कहा गया था मोहम्मद तुगलक के लिए। ऑप्शन नंबर डी। जियाउद्दीन बर्नी ने उस वक्त मोहम्मद तुगलक के लिए कहा। उसने अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में इसका वर्णन किया है। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी निकल गया, तारीख फिरोज शाही किसकी रचना है? तो जियाउद्दीन बर्नी की। कथन और कारण दिया हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया, तो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया। ये सही है। यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वर्ण सिक्का जारी किया गया था उसे इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। ये गलत है। इसमें हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण के सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दिनार की संज्ञा दी गई। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सैन्य व्यवस्था में अभिवृद्धि के लिए तांबे के सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी किया गया था तथा वह पश्चिम एशियाई देशों तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करने के लिए स्वर्ण का टोकन मुद्रा अदा कारण ये सही है, परंतु गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें चुनना है, सही उत्तर का चयन कीजिए दिए गए कोट से। तब कथन ए में देखते हैं, मोहम्मद तुगलक का प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। ये सही है। ये उसका सांकेतिक मुद्रा जो चला था वो पूरी तरह से असफल रहा। होली त्योहारों के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ये था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदू के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से?
यह किसके लिए कहा गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। और ये किसने कहा था? बदायूनी ने। मोहम्मद बिन तुगलक जब दौलताबाद में था, तभी तागी के नेतृत्व में गुजरात में एक विद्रोह हुआ था। सुल्तान स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात गया। तागी पराजित हुआ और भागकर सिंध चला गया। सुल्तान गुजरात में शांति व्यवस्था स्थापित कर तागी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर रवाना हुआ। मार्ग में ही सुल्तान बीमार पड़ा और थट्टा के निकट 20 मार्च 1351 को उसकी मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बदायूनी लिखता है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ध्यान याद रखिएगा। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था, सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा गया था। अब बदायूनी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? ये दिलवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए उसने एक रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी तरह जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसके बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया गया। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? ये था कौन? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था, इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया गया। वह था कौन? फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था। गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों, विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ये किसके था दरबार में? फिरोज शाह तुगलक के समय में। फिरोज शाह तुगलक को दासों का शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उसकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान बंदगान का गठन किया गया। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच वेतन मिलता था तथा कभी कभी जागीरें भी मिलते थे। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं हर एक कथन को। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया था। ये गलत है। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी। ये भी गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। ये भी गलत है। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। ये सही है। अलाउद्दीन खिलजी का डिस्कशन देख लेते हैं। मंगोलों से मुकाबला करने के बाद बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की। बलबन ने अपना सेना मंत्री दीवान अर्ज इमदाद उल मुल्क को बनाया, जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी ना हो। बलबन की सेना की अच्छी व्यवस्था का बहुत अधिक श्रेय इमाद उल मुल्क को जाता है। घोड़ों को दागने की प्रथा बलबन ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन ने शुरू किया था। मोहम्मद तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। चाचा नहीं था, वो भाई था। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग दीवान बंदगान की स्थापना की। जो फिरोज शाह तुगलक दासों का बहुत शौकीन था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? ये क्या था? फिरोज शाह तुगलक ने।
फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक एम सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया? किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। अब पहली बार गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह के सर्व अथवा सिंचाई कर सबसे लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया। उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए। फिरोज के इस कदम के विरुद्ध दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल की तथा अंत में दिल्ली के अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया था। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो क्या था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बागान लगाए। उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए थे। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेकर दिल्ली कौन लाया? ये लाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक की विशेषता यह थी कि उसने अपने पूर्ववर्ती राजाओं और कुलीन पुरुषों के भवनों की मरम्मत कराने एवं उन्हें पुनः निर्मित कराने पर बहुत ध्यान दिया। उसने अपने निर्माण से भी अधिक महत्व उन भवनों को पुनः स्थापित करने में दिया। उसके द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा, अब अम्बाला जिले में है, से दिल्ली लाया गया। टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया गया। मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बड़ा हिंदू राव अस्पताल के निकट एक टीले कस के शिकार या आखेट स्थान के पास पुनः स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया? ये लाया था फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की? उसने लोगों को संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके। यह था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिससे कि उससे हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? ये था फिरोज शाह तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। उसने दारुल शफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की और उसमें कुशल हकीम रखे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा दारुल शफा क्या था? या एक क्या था? एक खैराती अस्पताल था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? यह था नासिर उद दीन महमूद। नासिर उद दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। यह 1394 से 1412 तक शासन किया। इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पंजाब का सूबेदार खिज्र खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। फिरोज के एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नासिरुद्दीन को चुनौती दी। फलस्वरूप तुगलक वंश 2 भागों में विभाजित हो गया। दोनों शासकों ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे से राज्य पर शासन किया।
नासिरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह फिरोजाबाद में। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 में किया और यह कथन इसी शासक के लिए वजह था। शाहजहां की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली है। शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैला हुआ है। लेकिन इसके लिए क्या कहा गया था? नासिरुद्दीन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसमें हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर यानी 1398 में यानी आक्रमण किया था। ये सारे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें सारे के सारे गलत हैं। देख लेते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन। भारत पर तैमूर का आक्रमण वस्तुतः तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद के काल में 1398 में हुआ था। भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य को तैमूर ने स्वयं स्पष्ट किया था। उनमें से एक था काफिरों से युद्ध तथा उनका विनाश, दूसरा था धन प्राप्ति। जनवरी 1399 में तैमूर फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा, जम्मू होता हुआ वापस लौटा। जाने से पहले उसने खीर खां को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। उपेक ठीक है। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398 में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो ये किसका था? सैयद वंश का। इसका नाम कौन था? खिज्र खां। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया। 1412 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश का सैयद वंश की नींव डाली। निम्न को उसके कालानुक्रम क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। रुकनुद्दीन, मुबारक खान, फिरोज शाह तुगलक, शाह आलम। रुकनुद्दीन का शासनकाल मात्र 1 साल का रहा, 1236 ईस्वी में। और मुबारक खान 1316 से 1320 तक इसका शासनकाल था। 1320 तक यानी 1316 से 1320 तक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक इसका शासनकाल था। आलम शाह 1445 से 51 यानी 51 तक इसका शासनकाल था। अब देखते हैं, तब फर्स्ट नंबर में ए हो जाएगा 1, 2, 3 और ये 4 यानी 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। रुकनुद्दीन का शासनकाल 1336 में और मुबारक शाह 1316 से 1320, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, आलम शाह 1345 से 1451 तक। रुकनुद्दीन 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद वह शासक बना, जबकि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। मुबारक खान 1316 ईस्वी में मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा तथा सैयद वंशी शासक शाह आलम 1445 से 1451 तक दिल्ली का सुल्तान रहा। यहाँ पे खत्म होता है तुगलक वंश। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे
लोधी वंश। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।